आज के वीडियो में हम लोग 68 बीपीएससी मेंस की तैयारी का डे 9 देखेंगे, जिसमें हम लोग 1857 का विद्रोह या रिवॉल्ट ऑफ 1857 देखेंगे। सबसे पहले बीपीएससी द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला, इस निष्कर्ष का निवारण कठिन है कि 1857 का तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम है, न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम ही है। समीक्षा कीजिए। दूसरा, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तीसरा, बिहार में 1857 के विप्लव के उद्भव के कारणों की विवेचना कीजिए तथा इसकी असफलता का उल्लेख कीजिए। चौथा, 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। पांचवा, बिहार के विशेष संदर्भ में 1857 की क्रांति के महत्व की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। छठा, 1857 के विद्रोह में बिहार के योगदान की विवेचना कीजिए। सातवां, 1857 के विद्रोह में क्या कारण थे, बिहार में उसका क्या प्रभाव था। अब हम उन टॉपिक्स को देख लेते हैं जो 1857 के विद्रोह में हमें पढ़ने हैं। पहला, 1857 के विद्रोह का परिचय। दूसरा, विद्रोह के कारण। तीसरा, विद्रोह का विस्तार। चौथा, विद्रोह की असफलता के कारण। बिहार के संदर्भ में असफलता के कारण। विद्रोह का परिणाम। विद्रोह की प्रकृति या स्वरूप। कुंवर सिंह का योगदान। अब हम लोग 1857 के विद्रोह का परिचय या एक छोटी सी भूमिका देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ एक सशक्त और जुझारू विद्रोह था, जो प्रकृति और प्रभाव में अन्य विद्रोहों की अपेक्षा अत्यंत सशक्त था, जिसने ब्रिटिश सत्ता को कड़ी चुनौती दी, लेकिन कुशल नेतृत्व तथा पूर्व नियोजन के अभाव में अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सका। अब हम लोग 1857 के विद्रोह के कारणों को देखते हैं। अगर इन कारणों को देखा जाए तो हमें राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैन्य, प्रशासनिक एवं तत्कालिक कारण देखने को मिलते हैं। इन सभी कारणों को विस्तार में हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला, राजनीतिक कारण। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने कई देसी रियासतों जैसे सतारा, बघार, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था तथा कुप्रशासन के आधार पर अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इस नीति ने ब्रिटिश शासन के प्रति एक असंतोष उत्पन्न किया। डलहौजी और कैनिंग ने विभिन्न घोषणाओं के द्वारा मुगल सम्राट की सारी सुविधाएं एवं उपाधियां छीन ली, साथ ही साथ नाना साहेब का पेंशन भी समाप्त कर दिया। उपर्युक्त कार्रवाइयों ने ब्रिटिश शासन के प्रति एक रोष को उत्पन्न किया, जो 1857 के क्रांति का कारण बना। दूसरा, सामाजिक कारण। इसके अंतर्गत भी हमें कई कारण देखने को मिलते हैं। पहला, 1813 के एक्ट के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, लेकिन शिक्षा के माध्यम को लेकर काफी लंबे समय तक विवाद चला, जिसने सामाजिक असंतोष को जन्म दिया। दूसरा, अंग्रेजों के सामाजिक क्षेत्रों में सुधारवादी कदम, जैसे 1829 में सती प्रथा को समाप्त करना, 1840 में नर बलि तथा शिशु बलि पर प्रतिबंध लगाना तथा 1856 में विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान करना, साथ ही साथ रेलवे, होटल, सार्वजनिक स्थानों पर भारतीयों का प्रवेश निषेध करना जैसी अंग्रेजी कार्यवाहियों ने भारतीयों में एक असंतोष को जन्म दिया। तीसरा, रेल, डाक, तार के विकास ने धर्म, जाति, प्रजाति और रंग के आधार पर विभाजित समाज की इस प्रथा को समाप्त कर दिया, जिसके विरुद्ध रूढ़िवादी परंपरागत समाजवादियों ने इसका विरोध किया। तीसरा, सांस्कृतिक कारण। 1857 के विद्रोह में सांस्कृतिक कारण भी मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन ने भारत पर राजनीतिक एकाधिकार स्थापित करने के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी प्रभुत्व स्थापित करना शुरू किया। खान पान, वेशभूषा तथा मनोरंजन के साधनों पर पाश्चात्य झलक स्पष्ट रूप से पड़ने लगे, जो पाश्चात्य और भारतीय संस्कृतियों के मध्य संघर्ष को जन्म दिया। चौथा, आर्थिक कारण।
इसके अंतर्गत भी हमें कई कारण देखने को मिलते हैं। पहला, नई भू राजस्व नीति, जिसमें जमींदारी प्रथा, रैयतवारी प्रथा तथा महालवारी प्रथा ने परंपरागत रैयत तथा भूस्वामी के संबंधों को तार-तार कर दिया। इसने जहां एक तरफ भू राजस्व के दर को कई गुना कर दिया, वहीं दूसरी तरफ कई भूस्वामी, जमींदार एवं कृषक को भूमि से अपदस्थ कर दिया तथा इसने किसानों की ऋणग्रस्तता, भूखमरी, अकाल तथा कुपोषण जैसी समस्या को भी जन्म देने में मदद की। दूसरा, अंग्रेजों की विभेदकारी तटकर नीति ने भारतीय हस्तशिल्प तथा कुटीर उद्योग को पतन के कगार पर पहुंचा दिया। तीसरा, रेल, डाक और तार की सुविधा ने कृषि का वाणिज्यीकरण कर आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्षतिग्रस्त कर दिया। इन सभी कारणों ने अंग्रेजों के प्रति रोष को उत्पन्न किया। पांचवा, धार्मिक कारण। ईसाई मिशनरियों ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के साथ साथ बलपूर्वक और प्रलोभन के द्वारा भारतीयों का धर्मांतरण करवाया। 1850 में डलहौजी के द्वारा लाए गए एक्ट, जिसमें यह प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो इसके बावजूद भी उसको उसके पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त होगा। इस प्रावधान ने रूढ़िवादी भारतीयों को नाराज कर दिया। इसके साथ ही 1830 के दशक में वहाबी आंदोलन, जो एक धर्म सुधार आंदोलन था जिसका मुख्य केंद्र पटना था, जिसको ब्रिटिश सरकार ने बड़ी क्रूरता के साथ दबा दिया, जिसने मुसलमानों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया। छठा, सैन्य कारण। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों और यूरोपीय सैनिकों के मध्य कई विभेदकारी नियम बनाए, जिसमें वेतन, खान पान व पदोन्नति प्रमुख है। भारतीय सैनिकों के साथ इस आधार पर भेदभाव बढ़ते जाते थे। भारत का कोई भी कुशल व योग्य सेनापति सैनिक सेना के उच्च पदों तक नहीं पहुंच पाता। 1856 में आई सामान्य सेना भर्ती अधिनियम, जिसने यह प्रावधान किया कि किसी भी भारतीय सैनिक को युद्ध के लिए भारत से बाहर कहीं भी भेजा जा सकता है। समुद्र पार जाकर युद्ध करने पर भारतीयों का धर्म नष्ट हो जाता था। इस दर ने सैनिक असंतोष को बढ़ा दिया। सातवां, प्रशासनिक कारण। ब्रिटिश सरकार द्वारा लाई गई नई दीवानी तथा फौजदारी कानून ने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया और इसके तहत अवध के कई भूस्वामी तथा तालुकदार तथा रैयत भूमि से अपदस्थ हो गए, जिसने अवध में असंतोष को जन्म दिया। आठवां, तत्कालिक कारण। 1856 में ब्रिटिश सरकार ने पुराने सैन्य हथियारों की जगह नई इनफील्ड राइफल का समावेश किया, जिसमें कारतूस का प्रयोग किया जाता था, लेकिन भारतीय सैनिकों में यह अफवाह फैल गई कि इस कारतूस में गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग किया गया, जिसने सैनिकों की धार्मिक भावना को भड़काया, जो विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1857 के विद्रोह का विस्तार। इस विद्रोह की शुरुआत बैरकपुर 34वें नेटिव इन्फैंट्री के सैनिकों द्वारा मंगल पांडे के नेतृत्व में 29 मार्च 1857 को शुरू हुई। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया गया और साथ ही 11 मई को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और इन सैनिकों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सम्राट घोषित किया। शीघ्र ही विद्रोह लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार तथा झांसी में फैल गया। अंग्रेजों ने पंजाब से सेना बुलाकर सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार किया। 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया, परंतु संघर्ष में जॉन निकलसन मारा गया। लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत 4 जून 1857 को हुई। यहाँ के विद्रोही सैनिकों द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंसी के घेराव के उपरांत ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। हैवलॉक और आउट्रम ने लखनऊ के विद्रोह को दबाने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु वे असफल रहे। कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट के सहयोग से मार्च 1858 में लखनऊ शहर पर अधिकार किया। 5 जून 1857 को विद्रोहियों ने कानपुर को अंग्रेजों से छीन लिया। नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया। तात्या टोपे ने इनका सहयोग किया।
सर कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने 6 सितंबर 1857 को कानपुर को पुनः अपने कब्जे में कर लिया। जून 1857 में सैनिकों ने झांसी में विद्रोह कर रानी लक्ष्मीबाई को वहां की शासिका घोषित कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई, जो गंगाधर राव की विधवा थी, ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी की गद्दी न दिए जाने के कारण अंग्रेजों से नाराज थी। तात्या तोपे के सहयोग से लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को नाको चने चबाए। इन दोनों ने ग्वालियर पर भी विद्रोह का झंडा फहराया और वहां के तत्कालिक शासक सिंधिया द्वारा विद्रोह में भाग न लेने पर रानी ने नाना साहब को पेशवा घोषित किया। परंतु शीघ्र ही अंग्रेजों ने जून 1858 में ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। झांसी पर अंग्रेजी सेना ने ह्यूरोज के नेतृत्व में 3 अप्रैल 1858 को अधिकार कर लिया। बरेली में खान बहादुर खान ने स्वयं को नवाब घोषित किया। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का झंडा फहराया। बनारस में हुए विद्रोह को कर्नल नील ने दबाया। जगदीशपुर के विद्रोह को अंग्रेज अधिकारी विलियम टेलर एवं मेजर विंसेंट आयर ने दबाया। जुलाई 1858 तक विद्रोह के सभी स्थानों पर विद्रोह को दबा दिया गया। 20 सितंबर 1857 को हुमायूं के मकबरे में शरण लिए बहादुर शाह को पकड़ लिया गया। उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें वर्मा, रंगून निर्वासित कर दिया गया। अब हम लोग 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों को देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह भारत में अब तक का सबसे सशक्त और जुझारू विद्रोह था, जिसने ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलाकर रख दिया और कई मौके पर तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भारत से ब्रिटिश शासन की समाप्ति हो जाएगी। लेकिन कुशल नेतृत्व और सुनियोजितता के अभाव में यह विद्रोह सफल नहीं हो सका और इस विद्रोह की असफलता के कारणों को हम लोग निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। पहला, कई देशी रियासतों ने जैसे पटियाला, हैदराबाद, ग्वालियर, भोपाल तथा बिहार के बेतिया और हथुआ राज्य ने भी ब्रिटिश सरकार को सहायता प्रदान की थी। अगर ये सारे रियासत विरोधियों का साथ देते तो अंग्रेजों की पराजय हो सकती थी। जैसा कि लॉर्ड कैनिंग ने भी कहा था कि अगर ये रियासत हमारे साथ नहीं होते तो हम कब के परास्त हो चुके होते। दूसरा, 1857 का विद्रोह एक संगठित व सुनियोजित विद्रोह नहीं था। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर विद्रोह का लहर इस बात को सिद्ध करता है। यदि सारे विद्रोह एक ही समय होते और सुनियोजित और सुसंगठित होते तो अंग्रेजों की पराजय होती। तीसरा, विद्रोही सैनिकों में कुशल नेतृत्व का अभाव था। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, बेगम हजरत महल और कुंवर सिंह ने यद्यपि विद्रोहों को कुशल नेतृत्व प्रदान किया, लेकिन अखिल भारतीय नेतृत्व देने में असफल रहे। वहीं मुगल सम्राट विद्रोह का अखिल भारतीय नेतृत्व तो कर रहा था, लेकिन सिर्फ औपचारिक। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश सेनापति कर्नल नील, हडसन, टेलर, कैंपबेल ने विद्रोहियों को कुशल नेतृत्व प्रदान किया, जो अंग्रेजों की जीत का कारण बना। चौथा, विद्रोही सेनापतियों के मध्य आपसी संपर्क का अभाव था। वे अलग अलग स्थानों पर बिना संगठित हुए अंग्रेजों से लड़े, जो पराजय का कारण बना। पांचवा, विद्रोही सैनिकों के पास परंपरागत हथियार थे, जबकि अंग्रेजी सेना आधुनिक हथियारों से लैस थी। यह भी पराजय का एक कारण है। छठा, विद्रोह अखिल भारतीय स्तर पर नहीं फैल सका। दक्षिण भारत इसके प्रभाव से अछूता रहा। अगर संपूर्ण भारत युद्ध में भागीदार होता तो अंग्रेजों की पराजय अवश्य होती। सातवां, भारत के अधिकांश सामाजिक वर्ग जैसे जमींदार, शिक्षित मध्यम वर्ग, कृषक, शिल्पकार पूर्णतः इस आंदोलन में सक्रिय नहीं हो सके। अगर शिक्षित मध्यम वर्ग तथा आम लोग इसमें शामिल होते तो ब्रिटिशों की हार जरूर होती। आठवां, रेल, डाक, तार के विकास ने अंग्रेजों को विद्रोहों को दबाने में या विद्रोहियों तक पहुंचने और उनका पाशविक दमन करने में काफी सहयोग किया। वे विद्रोहियों तक काफी शीघ्रता से पहुंच जाते थे। यह 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण है। अब हम लोग बिहार के संदर्भ में विद्रोह की असफलता के कारण को देख लेते हैं। इन कारणों को हम लोग निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। पहला, वीर कुंवर सिंह तथा उनके भाई अमर सिंह के बाद बिहार में किसी अन्य व्यक्ति ने विद्रोह का कुशलता से नेतृत्व नहीं किया। दूसरा,
दानापुर छावनी के सैनिकों के अतिरिक्त बिहार के अन्य बटालियन ने कुंवर सिंह का साथ नहीं दिया। तीसरा, बिहार के विद्रोहियों विशेषकर कुंवर सिंह परंपरागत हथियार ही इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि ब्रिटिश सैनिकों द्वारा आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा था। चौथा, वीर कुंवर सिंह ने यद्यपि अन्य विद्रोहियों से संपर्क साधने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन यातायात व संचार के अभाव के कारण वे पूर्णतः इस प्रयास में सफल नहीं हो सके। पांचवा, बिहार में अन्य राजा जैसे बेतिया के राजा व फतुहा के राजा ने अंग्रेजों का समर्थन किया था। अगर ये विद्रोहियों का समर्थन करते तो अंग्रेजों की हार हो सकती थी। छठा, वीर कुंवर सिंह ने पूर्व नियोजित नीति के तहत कार्य नहीं किया और वह परिस्थिति के अनुसार अपनी नीति बनाते रहे, जो हार का एक कारण बना। अब हम लोग 1857 के विद्रोह का परिणाम देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह प्रथम सशक्त व जुझारू विद्रोह था, जिसने औपनिवेशिक शासन की जड़ें हिला दी, लेकिन अखिल भारतीय नेतृत्व का अभाव, कुशल राजनीति, व्यापक जनसमर्थन के अभाव तथा अंग्रेजों के पाशविक व क्रूर दमन से यह विद्रोह असफल रहा। फिर भी इसके परिणाम दूरगामी रहे, जिन्हें हम लोग निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। पहला, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया, इसके स्थान पर भारत सचिव की नियुक्ति की गई। तीसरा, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, जो ब्रिटेन के राजा या रानी के प्रति कृतज्ञ था। चौथा, 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय और यूरोपीय सैनिकों की संख्या में परिवर्तन कर दिया गया। यह रेशियो 1:2 रखा गया, जो बंगाल में था, तथा 2:5 जो मुंबई तथा मद्रास में था। पांचवा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की सेना को जो युद्ध में शामिल हुई थी, उन्हें गैर लड़ाकू घोषित किया गया। दूसरी तरफ गोरखा, पठान और पंजाबी को लड़ाकू सैन्य जाति घोषित किया गया। सेना के उच्च पदों पर सिर्फ यूरोपीय व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। विशेषकर तोपखाने पर किसी भारतीय की नियुक्ति को निषेध किया गया। सातवां, ब्रिटिश सरकार ने महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के द्वारा यह घोषणा की कि किसी भी भारतीय रियासत को अब ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा, अर्थात विस्तारवादी नीति का परित्याग कर दिया गया। साथ ही साथ राजाओं को गोद लेने की प्रथाओं को मान्यता प्रदान किया गया। आठवां, हिंदुओं और मुसलमानों को पृथक करने की नीति को अपनाया गया तथा मुसलमानों को नकारने की नीति को अपनाया गया और हिंदुओं को संतुष्ट करने की नीति को अपनाया गया। नौवां, ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने की नीति का परित्याग कर दिया। 10वां, ब्रिटिश सरकार ने इस नीति पर जोर दिया कि भारतीय रक्त और रंग से तो भारतीय हों, लेकिन सोच, विचार और संस्कृति से पाश्चात्य हों। 11वां, भारत के देशी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने की नीति आई, जिनमें आप वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देख सकते हैं। 12वां, अंग्रेजों ने प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को स्वीकार किया तथा यह व्यवस्था की कि प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर विभिन्न पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी। 13वां, 1857 के विद्रोह में अन्य जनजातीय कृषकों तथा सिविल जनसाधारण विद्रोह को प्रेरणा दी। 14, इसने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दशा व दिशा प्रदान की। 15वां, इस विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश प्रशासन से भय धीरे धीरे समाप्त होने लगा और कई पत्रकार व साहित्यकारों ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों को वास्तविक धरा पर उजागर किया। 16वां, 1857 के विद्रोह के बाद कई राजनीतिक संगठन अस्तित्व में आए। अब हम लोग विद्रोह की प्रकृति या स्वरूप को देख लेते हैं। ज्यादातर परीक्षा में प्रकृति या स्वरूप से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो समीक्षात्मक रूप से पूछे जाते हैं, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों बातों को बताना होता है। तो अभी हम लोग जितने भी स्वरूप या प्रकृति को देखेंगे, उन सबको पक्ष और विपक्ष दोनों रूपों में देखेंगे। 1857 के विद्रोह की प्रकृति के संबंध में इतिहासकारों के मध्य भिन्न भिन्न विचार हैं तथा उनके विचारों में अधिक भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। साम्राज्यवादी इतिहासकार ब्रिटिश प्रशासन के पक्षधर हैं, वहीं राष्ट्रवादी इतिहासकार भारतीय जनमत के पक्षधर हैं। इतिहासकार जॉन लॉरेंस और सीले
1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह की संज्ञा देते हैं। इनका मत है कि विद्रोह सिर्फ सैनिक असंतोष के कारण हुआ था, लेकिन इनके विचार से पूर्णतः सहमत नहीं हुआ जा सकता है, क्योंकि इस विद्रोह में सैनिकों के साथ साथ अपदस्थ जमींदार, भूमिपति, शिक्षित मध्यम वर्ग तथा सीमित रूप से दस्तकार व कृषक भी शामिल थे। इतिहासकार जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्रों का परिणाम की संज्ञा दी थी, क्योंकि मुगल साम्राज्य के शासक मुस्लिम थे जो अंग्रेजों के द्वारा पदस्थापित किए गए थे। लेकिन इस विद्रोह में सिर्फ हिंदू मुस्लिमों की ही भागीदारी नहीं थी, बल्कि समाज के अन्य वर्गों की भी भागीदारी थी। इतिहासकार टी.आर. होम्स ने इस विद्रोह को सभ्यता एवं बर्बरता के मध्य संघर्ष कहा है, क्योंकि एक तरफ जहां अंग्रेज ऊंची नस्ल तथा उच्च संस्कृति वाले समाज के पक्षधर थे, वहीं दूसरी तरफ भारतीय बर्बर व असभ्य समाज के। लेकिन किसी भी प्रजाति को श्रेष्ठ कहना तार्किक नहीं होगा, क्योंकि जिन विशेषताओं के आधार पर किसी प्रजाति को श्रेष्ठ कहा जाता है, वह प्रजाति दर प्रजाति बदलता रहता है। इसलिए यह कहना कि 1857 का विद्रोह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष है, उचित नहीं है। इतिहासकार आर. रीज ने इस विद्रोह को ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष की संज्ञा दी, क्योंकि ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारत में ईसाई धर्म प्रचार के साथ साथ बलपूर्वक धर्मांतरण भी किया था, जिससे ईसाइयों के विरुद्ध जन असंतोष भड़का। लेकिन इस विद्रोह का कारण सिर्फ धार्मिक नहीं था। भारतीय इतिहासकार बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम सुनियोजित विद्रोह कहा और ये तर्क दिया कि यह प्रथम ऐसा विद्रोह था जो सुनियोजित ढंग से लड़ा गया था, लेकिन इनके कथन को पूर्णतः सत्य नहीं कहा जा सकता। इतिहासकार अशोक मेहता ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है, क्योंकि यह विद्रोह लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत में फैला था एवं अखिल भारतीय स्वरूप को ग्रहण करता प्रतीत नजर आता है। लेकिन इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहना पूरी तरह तार्किक नहीं होगा, क्योंकि यह विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैल पाया तथा इसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी नहीं थी। भारतीय इतिहासकार आर.सी. मजूमदार ने इसे न तो प्रथम, न तो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था, क्योंकि इनकी नज़र में इस विद्रोह में ये सारी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। लेकिन इनके कथन को पूर्णतः सत्य नहीं कहा जा सकता। सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन ने 1857 के विद्रोह को न तो प्रथम और न तो राष्ट्रीय माना, लेकिन इन्होंने इस विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा। इन्हीं के शब्दों में कोई भी स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ में सीमित वर्गों के द्वारा सीमित क्षेत्रों में ही शुरू होता है, जो धीरे धीरे व्यापक क्षेत्रों में फैल जाता है और समाज के कई वर्ग भी सम्मिलित होते चले जाते हैं। मार्क्सवादी इतिहासकार जो कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरित होते हैं, 1857 की प्रवृत्ति को आर्थिक कारणों से जोड़ते हैं और कहते हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के शोषणकारी नीतियों से कृषक तथा दस्तकारी एवं मजदूर वर्ग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे, जिसने विद्रोह की आधारशिला रखने में मदद की। अब हम लोग 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह के योगदान को देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह की शुरुआत बिहार में देवघर के रोहिणी नामक स्थान से हुई, जो शीघ्र अतिशीघ्र बिहार के कई क्षेत्रों में विस्तारित हो गया। इस विद्रोह में कई राजा सम्मिलित हुए, पर इसमें सबसे विख्यात जगदीशपुर के जमींदार बाबा वीर कुंवर सिंह थे, जिनकी योग्यता, क्षमता, साहस और रण कौशल ने उनके योगदान को 1857 के विद्रोह में अविस्मरणीय बना दिया। लेकिन ब्रिटिश शासन की दमनात्मक कार्यवाहियों से अंततः विद्रोह असफल हो गया। लेकिन फिर भी कुंवर सिंह के योगदान को बिहार के साथ साथ राष्ट्रीय संदर्भ में भी भुलाया नहीं जा सकता है। दानापुर के सैनिकों ने 25 जुलाई 1857 को बगावत कर जगदीशपुर कूच किया और वीर कुंवर सिंह को अपना नेता घोषित किया। कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभालते हुए अपने सैनिकों की संख्या 4000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी तथा आरा पर आक्रमण कर कर्नल टनवर को परास्त किया एवं आरा पर स्वदेशी शासन की स्थापना की, जिसका समर्थन आम लोगों ने पुरजोर तरीके से किया। आरा में ब्रिटिश सेना की हार की खबर को सुनकर इलाहाबाद जा रही ब्रिटिश सेना, जिसका नेतृत्व मेजर विंसेंट आयर कर रहा था, आरा की ओर कूच किया। कुंवर सिंह और ब्रिटिश सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें कुंवर सिंह ने ब्रिटिश सेना की दांत खट्टे कर दिए, लेकिन अंत में अपनी हार देखते हुए वीर कुंवर सिंह ने आरा छोड़ दिया और रोहतास की तरफ कूच कर गए। रोहतास और कैमूर के क्षेत्रों में
रामगढ़ बटालियन के साथ मिलकर वीर कुंवर सिंह ने गुरिल्ला एवं छापामार युद्ध पद्धति को अपनाते हुए अंग्रेजों से कई दिनों तक लड़ते गए तथा इनके भाई अमर सिंह तथा हरिकिशन सिंह ने भी इनकी सहायता पहुंचाई। इन क्षेत्रों के बाद कुंवर सिंह ने मिर्जापुर की तरफ कूच किया। वहां से बांदा रीवा होते हुए कल्पी पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात तात्या तोपे से हुई। इस बीच में वे कई अंग्रेजी सैनिकों को धूल चटाते रहे। इन क्षेत्रों के बाद कुंवर सिंह लखनऊ पहुंचे, जहां बेगम हजरत महल और नवाब बिरजस कदर ने इनका राजकीय सम्मान व उपाधि से सम्मानित किया। लखनऊ दरबार में सम्मान प्राप्त करने के बाद कुंवर सिंह तात्या टोपे के साथ कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अंग्रेजों को परास्त करने के बाद नाना साहेब को पद स्थापित किया। इसके बाद वीर कुंवर सिंह आजमगढ़ पहुंचे। उन्होंने ब्रिटिश सेनापति कर्नल मील को परास्त किया। इसके बाद वे गाजीपुर की तरफ प्रस्थान किए, जहां इनका सामना ब्रिटिश सेनापति डगलस से हुआ। इस घमासान युद्ध में वीर कुंवर सिंह घायल हो गए और हाथ में गोली लगने व अधिक रक्तस्राव के कारण वे अपना हाथ काटकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिए तथा गंगा नदी पार कर अपने पैतृक स्थान जगदीशपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने ब्रिटिश सेनापति ली ग्रांट की सेना को परास्त किया और 2 दिन के पश्चात उनकी मृत्यु 25 अप्रैल 1858 को हो गई। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह के योगदान और बलिदान को आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। इनकी योग्यता, साहस, क्षमता, बलिदान, त्याग, कुशल नेतृत्व क्षमता, रण कौशल ने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त की। इतिहासकार रामशरण शर्मा ने कुंवर सिंह को राष्ट्रीय नेता तथा धर्मनिरपेक्ष नेता कहकर इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। युद्ध से पहले जगदीशपुर में किला की मरम्मत और बंदूक बनाने की फैक्ट्री की स्थापना इनकी पूर्व नियोजित क्षमता को बताता है। छापामार और गुरिल्ला युद्ध पद्धति, जिसने ब्रिटिश सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए, की प्रशंसा कई इतिहासकारों ने की है। कार्ल मार्क्स ने वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह की त्याग और बलिदान की प्रशंसा की है। आजमगढ़, मिर्जापुर तथा गाजीपुर, कानपुर में अंग्रेजों को परास्त करना इनके रण कौशल को दिखाता है तथा लखनऊ के दरबार में शाही उपाधि को प्राप्त करना इनकी व्यक्तिगत पहचान को प्रदर्शित करता है। 80 वर्ष की अवस्था में भी त्याग, बलिदान और जुझारूपन की यह क्षमता भारतीय इतिहास में इनके नाम को अविस्मरणीय बना देता है। वीर कुंवर सिंह ने जुझारूपन और रण कौशल का परिचय तो दिया, लेकिन अंग्रेजों के सापेक्ष अपने सैनिकों को कुशल नेतृत्व व प्रशिक्षण प्रदान न कर सके। साथ ही साथ बिहार के अन्य विद्रोहियों को आपस में मिलाने में भी असफल रहे। जगदीशपुर में इन्होंने यद्यपि बंदूक बनाने की फैक्ट्री स्थापित की थी, लेकिन वे अपने हथियारों को पूरी तरह आधुनिक एवं नवीनीकृत न कर सके, जो हार का एक कारण बना। गुरिल्ला व छापामार युद्ध पद्धति अल्पकाल के लिए तो वरदान साबित हुई, जिसने अंग्रेजों के पांव उखाड़ दिए, लेकिन यह पद्धति दीर्घकाल के लिए तार्किक व युक्तियुक्त न साबित हो सकी। लखनऊ के दरबार में नवाबों का भी सैन्य समर्थन प्राप्त करने में ये असफल रहे। इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।